मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगण, सभागार में उपस्थित समस्त विज्ञ, औपचारिकता की तरफ न जाते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूँगी, क्योंकि जब भी ये दो शब्द नेपाल और भारत, हम जैसे कि निगाह जब उस पर पड़ती है या हम जब उसे सुनते हैं तो एक अनदेखी खुशी हमारे रगों में स्वयं दौड़ जाता है। आप कहेंगे मैं ये क्यों कह रही हूँ, तो चूँकि मैं भारत की भी हूँ और नेपाल की भी। रिश्ते अभी रमन जी ने कहा कि ये दो देशों के रिश्ते को हम परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषित तो सच में नहीं कर सकते, पर जब समय, परिवेश और परिदृश्य हमारे सामने आता है तो कई बार परिभाषाएं बदलती भी हैं। वैसे भावुकता की बात यहाँ बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो यथार्थ की जमीन पर वैसा नहीं होता है जो हम सोचते हैं, जो हम सुनते हैं और जो हम महसूस करते हैं, क्योंकि बात भोगने की भी होती है। हम लोगों ने भोगा है। बात जब भी होती है नेपाल भारत रोटी और बेटी के संबंध की, तो ये रोटियां तो समझ में आती है, बेटियों का दुख नहीं समझ में आता मुझे। और मैं आज यहाँ पे भारत से भी लोग हैं और नेपाल के भी सम्मानित गण मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में कहूँ कि जिस रोटी और बेटी में जब बेटी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि बेटियों के साथ जुड़ने का जो ये संबंध था वह लगभग खत्म होने की स्थिति में। क्यों? जिस रिश्ते के लिए हम ये कहते हैं कि ये पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है, जो जानकी जो वैदेही भारत की भी पहचान है, हमारी भी पहचान है, फिर ये रिश्ते बदल क्यों रहे हैं? वो कोई और दौर था जब यहाँ की जनता पर या भारत या बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता पर राजनीति सवार नहीं थी। तभी वो ये कह सकते थे कि मेरी बेटियां वहाँ भी सुखी हैं और वहाँ की बेटियां यहाँ भी सुखी हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात, बहुत ताज़ी घटना मेरे सामने आई जब मैंने ये जाना कि भारत के बेंगलोर में नेपाल के एसई के सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जा रही है, तो तकलीफ हुई मुझे। मैं यहाँ आज तक भारत की बेटी के रूप में अधिकार की बातें करती हूँ। मेरे प्रमाण पत्र को अधिकार मिलना चाहिए, मैंने जो शैक्षिक प्रमाण पत्र पाया है उसके आधार पर मुझे यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये दावा तो मैं तब करूँ जब यहाँ की बेटियों को भारत में भी ये मिले। मैं एक तरफा बात तो कभी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि अब मैं भारत से अधिक नेपाल की हूँ। अगर भारत में 7 वर्षों तक आप अधिकार नहीं देते हैं तो मैं नेपाल सरकार से क्यों कहूँ कि आप मुझे आते के साथ अधिकार दे दें। हमारे सामने जो भी लोग हैं भारत से जुड़े हुए युवा वर्ग को मैं देख रही हूँ, भले ही वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ना आते हों, लेकिन अगर आप चाहें तो भारत सरकार तक यह बातें जरूर पहुँचा सकते हैं। भारत सरकार की नीति है पड़ोसी पहले, और मुझे लगता है कि विश्व के हर पड़ोसी से हमारी स्थिति बेहतर है भारत की निगाह में, क्योंकि हम एक खुली सीमा का प्रयोग करते हैं। पर यह कब तक होगा? कोरोना काल में जब सीमाएं बंद थीं और उस वक्त हम लोगों ने जो झेला, तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा अब लगता है कि तुम विदेशी हो गई। ये सीमा का प्रॉब्लम था। तो जब तक सीमा की समस्याएं नहीं सुलझेंगी, जब तक शैक्षिक स्तर पर वातावरण नहीं बदलेगा, जब तक आप नेपाल को यह कहकर कि नेपाल हमारा विशेष पड़ोसी है कोई नियम नहीं बनाएंगे, तब तक ये रोटी बेटी संस्कृति सामाजिक आर्थिक मेरी निगाह में कोई मायने नहीं रखता। और इसके लिए भारत के जो विशिष्ट जन हैं, भारत के इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं और नेपाल की सरकार, भारत सरकार, इनको इस विषय पर ध्यान देना होगा, तभी मैं कह पाऊंगी। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जब भारत यात्रा पर थे, ये एक विशेष यात्रा है, आप हमारे पुराने मित्र हैं, आपके साथ सदियों का संबंध है
तो ये सदियों का संबंध इतिहास में न सिमट जाए, इसके लिए पहल की आवश्यकता है। कल ऐसा ना हो कि हमारी पीढ़ियां ये सब कुछ बिल्कुल उसी तरह पढ़े जैसे रामायण की कहानी को पढ़ते हैं या महाभारत के किस्से को पढ़ते हैं। बात करूं मैं, इस मंच पर एक शब्द है डेवलपमेंट। सच है, अगर पड़ोसी भूखा रहेगा तो हमारे हलक से भी निवाला नहीं भीतर जाएगा। आज जो विश्व की स्थिति है, म्यांमार, अफगानिस्तान के बाद आज यूक्रेन की जो स्थिति है, निश्चय हमारा दिल दहलाती है। अपने अपने स्वार्थ के नाते हम सभी चुप हैं, पर यह चुप्पी कभी हमारे दरवाजे पे भी दस्तक दे सकती है। आपको ये समझना होगा। उसमें हमारा हिंदू धर्म कहता है कि हम सभी के लिए सुख और शांति की अपेक्षा करते हैं। यह मंच भी वही कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सही है, ये हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी के लिए सोचता है, सभी के सुख की कल्पना करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। इस हिंदू धर्म को हमारे जो ये पश्चिमीकरण का जो नशा हमारी नई पीढ़ियों पे है, उसके जहन में कैसे डाला जाए, इसकी भी आवश्यकता है। बात जब विकास की करूं तो विकास के लिए मुझे लगता है नेपाल को प्रकृति ने जितना कुछ दिया है, जो सौंदर्य यहाँ बिखरा पड़ा है, उसे अगर हम समेट लें तो हमें किसी अनुदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके लिए जब बात रामायण सर्किट की होती है, बुद्ध सर्किट की होती है, तो मुझे लगता है महाभारत सर्किट की भी होनी चाहिए। प्रदेश नंबर 1 का विराटनगर, झापा, मोरंग और अंग प्रदेश, हम तो महाभारत काल के भी साथ ही रहे हैं ना, तो वह भी इसमें जुड़ना चाहिए। क्योंकि पर्यटन से बढ़कर हमारे यहाँ खनिज संपदा है या नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारे यहाँ वह अवसर है जिसको अगर हम चाहें, उसको अगर हम बढ़ावा दें। ये पर्यटन बोर्ड का हॉल है, वहाँ के अगर कोई अधिकारी होते तो और भी बेहतर होता। तो मुझे लगता है कि नेपाल के विकास के लिए भारत की तरफ से अगर जितने भी सर्किट बन रहे हैं, उसमें अर्थव्यवस्था की बात पर पर्यटन अगर जुड़ जाता है, तो नेपाल समृद्धि के उस ऊंचाई पर होगा जहाँ की हम अभी फिलहाल कल्पना करते हैं। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, बहुत विद्वत वक्ता हमारे सामने हैं, लेकिन मैं एक बार पुनः कहूँगी, मैं अपने भारतीय मित्रों से, भारत के अतिथि से, कि हमारी जो परेशानी है, चूँकि मैं भारत की बेटी हूँ, तो उसे अगर आपका मंच उस जगह तक पहुँचा सके तो यह हमारी खुशनसीबी होगी। जय नेपाल, जय भारत।